हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया जापान रिलेशनशिप की। आईआर की सीरीज़ का ये 14th चैप्टर है। एज यू नो, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड कि इंडिया हैज़ बीन रीडिफाइनिंग द सर्कल ऑफ नेबरहुड, राइट। कि पहले हम बात करते थे उन नेबर्स की जो फिजिकली हमारे नियर बाय हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बट इंडिया हैज़ मूव्ड अहेड ऑफ इट बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, जो हमारा साउथ ईस्ट रीजन है, उसके कारण नाउ वी हैव रियली गुड रिलेशनशिप विद कंट्रीज दैट आर अ लिटिल फार अवे। तो उसको हमने जो बोलते हैं ना, फर्स्ट सर्कल ऑफ मंडला और सेकेंड सर्कल ऑफ मंडला जो कहा था लास्ट क्लास में। सो वी हैव ऑफिशियली मूव टू द सेकेंड सर्कल ऑफ मंडला बिकॉज जो भी अपने नियरिंग है वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जो कि डायरेक्ट नेबर नहीं है इंडिया के, बट इंडिया के साथ बहुत अच्छे नेबरहुड रिलेशनशिप है। सो लेट्स स्टार्ट विद जापान। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की, फिर ओवरव्यू, फिर ज्योग्राफी ऑफ जापान, एवोल्यूशन ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, एरियाज ऑफ चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड। विल डिस्कस एवरीथिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन से, बिकॉज हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक से किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, कंट्रीज नहीं पढ़ेंगे, पहले नीचे आएंगे। विच ऑफ द अबव कंट्रीज इज आर नॉट पार्ट ऑफ क्वाड। नॉट, ठीक है, फोकस ऑन नॉट। तो क्वाड में हमें पता है कौन कौन है हमारे साथ इंडिया के साथ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, जर्मनी नहीं है, कनाडा नहीं है। सो द आंसर इज 2, 3 एंड 5। ओके, ना कुछ मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। बेसिकली ये सवाल आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कॉमनैलिटी है कि हमारी जापान के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप हो गई है, नोइंग दैट जापान ज़्यादा नेबर है चाइना का, साउथ कोरिया का, बट वाई हैज़ देयर हैव बीन रिलेशनशिप विद इंडिया। और क्या, व्हाट वर द मेन ड्राइवर्स, मेन रीज़न कि ये इस्टेब्लिश हुई रिलेशनशिप और सिक्योरिटी अलायंस क्यों बनी। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट अबाउट द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, क्वाड में हमारे साथ जापान है, इसलिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर में है। We'll talk about Quad when we complete these 4 countries and then we'll move to, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था ना, कि पहले हम जिन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर उनके साथ में जिस इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं हम, फिर उसकी बात करेंगे। What are the notable features of the recently concluded Pact on Acquisition and Cross-Serving Agreement between India and Japan? How is it likely to address security concern? तो अभी रिसेंटली ये 2020 में आया था, 2019 में पैक्ट साइन हुआ था, और क्यों हुआ था ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। Do you agree with the growing assertiveness of China leading to the multi-layered Indo-Japan relationship? क्या आप अग्री करते हैं कि चाइना की असर्टिवनेस बढ़ गई है, जिसके कारण, चाइना की असर्टिवनेस के कारण जो है इंडिया और जापान के बीच में मल्टीलेटरल रिलेशनशिप डेवलप हुए। तो मतलब बेसिकली वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंडिया और जापान के रिलेशनशिप इसलिए स्ट्रांग हुए क्योंकि दोनों के कॉमन एनिमी है चाइना। सो यू सी, जस्ट लाइक जब हम नेबर्स की बात कर रहे थे कैसे थिंग्स वर इवॉल्विंग अराउंड चाइना, वैसे जब हम क्वाड की बात करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, किसी और कंट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी चाइना का इशू ही रिवॉल्व होगा, बिकॉज दैट्स द आई ऑलमोस्ट आई मीन डोंट राइट इट एनीवेयर, बट चाइना इज द न्यू USSR. Okay, it's the new power, hegemonic power that is rapidly growing, and it has the same, it's very different from USSR in a lot of ways, but it also is very similar, communist, authoritarian, completely opposite to the values of US, economically strong, imperialistic, neo-imperialistic, expansionist power, aggressive in their policies. So if you see all those things, and secretive, as we remember, if you remember reading about World War I, World War II, Cold War, how secretive USSR was, China is equally secretive. तो आप बोल सकते हो कि we might have moved post Cold War, but we are into this new Cold War between US and China, and we are not on Chinese side. So let's talk about the geography of Japan country की। जापान जो है एक आर्किपेलो है। आर्किपेलो मतलब क्या होता है? When आर्किपेलो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, जब बहुत सारे आइलैंड मिलकर एक एरिया बनता है उसे आर्किपेलो कहते हैं।
ऑन द पैसिफिक कोस्ट लाइन ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है. तो इट्स बेसिकली यहाँ पे इन दिस एरिया देर इज साउथ कोरिया एंड देन ऑफ कोर्स जापान एंड चाइना ऑन दिस साइड. उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 14,125 आइलैंड. उसमें से सिर्फ पता है 2 मेन आइलैंड है, बाकी सारे इज़ लाइक बहुत छोटे छोटे और क्या बोलते हैं सिक्लूडेड आइलैंड्स है. सो ओनली 2 आर बिग आइलैंड्स. द 5 मेन आइलैंड्स आर होकोइंडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू एंड ओकिनावा. आई हैव ओनली हर्ड ऑफ ओकिनावा. द टेरिटरी जो है टोटल कितनी है 3,78,000 किलोमीटर. सो इट्स अ डिसेंट साइज कंट्री. ये जो है 4th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है दुनिया में और ये सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हैविंग रिलेशनशिप विद द बिगेस्ट फिश इन द वाटर when we were talking about ASEAN. That's Japan. Japan is one of the biggest country in East Asia. The country has the 6th longest coastline, 29,751 किलोमीटर. सो दुनिया की 6th longest coastline है जापान के पास. जापान हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 126 मिलियन और वो भी डिक्लाइनिंग एज, ठीक है. देयर डेमोग्राफी इज देयर आर मोर ओल्ड पीपल देन यंग पीपल, which has been a big concern. And recently एक ये भी हुआ है, though there are a couple of social concepts that come around, social issues that come around Japan. One is that people are overworked. People are not marrying and they've become too individualistic. They're not having kids. So Japan government is really worried about the declining, birth rate. So demographically they have issues. 2019 के आंकड़ों के हिसाब से 126 मिलियन था. इट इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. 11वीं सबसे पॉपुलस कंट्री है और 2nd मोस्ट पॉपुलस आइलैंड विच इज़ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इंडोनेशिया. तो ये दुनिया का 2nd मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है. इसकी जो टेरेन है वो रगेड और माउंटेन है क्योंकि दिस इज़ बेसिकली वॉल्केनो से बने हुए माउंटेन हैं जापान. 66% जो है वो फॉरेस्ट से कवर है. ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में क्लस्टर्ड रहती है अराउंड द कोस्ट लाइन एंड वैलीज, प्लेन्स एंड वैलीज, बिकॉज ऑफ जापान्स मेनी फार फ्लंग आउटलाइंग आइलैंड. जापान के पास ना, तो इफ़ यू सी द आइलैंड इट्स शेप लाइक अ मून मान लो. आई एम वेरी बैड बट द थिंग इज इट हैज़ अ लॉट ऑफ आइलैंड वेरी फार अवे. और हमने इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपका जो कंट्री का लैंड है उसके 200 किलोमीटर दूर तक, नॉटिकल माइल्स तक आपकी पर्सनल टेरिटरी होती है. तो वैसे तो आइलैंड बहुत छोटा है लेकिन उनके फार फ्लंग्ड बहुत सारे दूर आइलैंड है, तो उनसे और 200 किलोमीटर दूर तक वो जो लैंड है वो उनकी टेरिटरी कही जाती है. इसलिए टेक्निकली इट्स अ बिग कंट्री इवन दो मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज वाटर. So because of Japan's far-flung outline land, coastline, the country has an extensive maritime life and mineral resources. तो इसलिए किस में रिच है, कहाँ से आती है जापान की resources? Where is the money lying? It's in the maritime natural resources, the fishing and the areas around it. Also, वहाँ because volcanic rock है ना, so it's very mineral rich also. The exclusive economic zone जो है, so दुनिया का 8वां सबसे बड़ा economic zone जो है वो जापान में ही है. एंड इट्स मोस्टली द सी एरिया एंड इट इज़ द 11th एंड इट इज़ 11 टाइम्स द लैंड एरिया. उनका जो इकोनॉमिक जो वाटर एरिया है, जो इकोनॉमिक जोन है, वो उनके लैंड से 11 गुना है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ह्यूज देयर रिसोर्सेज आर. सो इट्स अ स्मॉल कंट्री बट इट हैज़ ह्यूज रिसोर्सेज बिकॉज इट हैज़ सो मैनी आइलैंड्स एंड उन आइलैंड के दूर तक जितना पानी है वो सब उनका इंटरनल वाटर्स होते हैं एंड उसी को इन्होंने इकोनॉमिक जोन बना रखा है. ठीक है. जापान जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रिंग ऑफ फायर पे लोकेट करता है. रिंग ऑफ फायर बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे बहुत एक्टिव रहती है, तो इसके कारण इन जगहों पर बार बार अर्थक्वेक, वॉल्केनो ये सब होते हैं. तो इसके कारण जो है क्योंकि इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है और इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामी, टाइफून्स और वॉल्केनोज बहुत आते हैं. इट हैज़ द 15th हाइएस्ट नेचुरल डिजास्टर रिस्क मेजर्ड बाय 2013 वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स. मतलब कि दुनिया में सारी कंट्रीज़ को अगर एक इंडेक्स पे रखा जाए कि कितने नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उसमें जापान जो है वो 15th पे आता है. देयर हैव बीन 1500 अर्थक्वेक्स. एक साल में 1500 एवरेज अर्थक्वेक आते हैं, यूजुअली 4 से 6 हेक्टर स्केल पे. इसी कारण से जापान जो है वो अर्थक्वेक रिलेटेड रिसर्च में बहुत आगे निकल चुका है. अब मतलब इवन दो वहाँ पे इतने अर्थक्वेक आते हैं
तो वो उन्होंने ना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है अब, जिससे कि वो बहुत पहले पता कर पाते हैं कि अर्थक्वेक कब आने वाला है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रीज़न बीइंग कि इंडिया में भी अर्थक्वेक्स आते हैं. वी रिमेंबर भुज, ओके, वी नो दिल्ली में तो आते रहते हैं, बिकॉज नेपाल में देयर इज ऑलवेज देयर. अब द रीज़न वाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट इज बिकॉज वहाँ पे इतने अर्थक्वेक आते हैं, इसलिए उनका प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया है अर्थक्वेक का. प्लस उनके पास नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो स्काई स्क्रेपर्स बना लेते हैं अपने. इवन दो इतने अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद भी लंबी लंबी बिल्डिंग बनाते हैं. ये टेक्नोलॉजी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, कि हमारे यहाँ भी अर्थक्वेक आते हैं. प्लस दिस इज अ टेक्नोलॉजी दैट द वर्ल्ड नीड्स, बिकॉज इससे यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अर्थक्वेक. उसके बाद जो सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं हादसा हुआ था वो 2001 में तोहोकू अर्थक्वेक हुआ था 9.1 मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण से सुनामी आई थी और जो फुकुशिमा दाची न्यूक्लियर प्लांट था उसमें डिज़ास्टर हो गया था. और ये चेरनोबिल के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर था आफ्टर चेरनोबिल. जापान के पास ऑल्सो 1011 एक्टिव वॉल्केनो है. एक्टिव मतलब कि कभी भी फूट सकते हैं, विच इज़ 10% ऑफ द होल वर्ल्ड. मतलब पूरी दुनिया में जितने एक्टिव वॉल्केनो हो उसमें से 10% जापान में है. तो वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो इज़ वन ऑफ द फियर्स अराउंड. अब रिसेंट लास्ट वन डिकेड में दो जो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, डिकेड तो नहीं बोल सकते, डिकेड में तो बहुत कुछ हुआ है, पर अब मान लो जो मेरी मेमोरी में ताज़ा है पिछले 3-4 साल में, ये दो चीज़ें हैं. एक तो न्यूक्लियर वाटर वेस्ट रिलीज, जो हमने डिज़ास्टर पढ़ा ना, न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो हुआ था, तो उस डिज़ास्टर में आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में को मेंटेन करने के लिए उसमें पानी यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड रिएक्शन. नाउ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर रिएक्शन, द वाटर गॉट कंटेमिनेटेड. अब उस वाटर को उन्होंने अब तक रखा था. अब 2021 में जापान ने डिसाइड किया कि अब वो वाटर को ट्रीट कर चुके हैं और अब उसको वो पानी में छोड़ने वाले थे. इसको लेकर पूरे दुनिया में वो मच गई कि अरे अब न्यूक्लियर पावर वेस्ट वाला पानी आप नदी में डाल रहे हो, इट विल अफेक्ट द इन्वायरमेंट लाइक दैट. फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, द डिसीजन हैज़ स्पार्क ग्लोबल अपोजिशन. पूरी दुनिया ने मिलकर जापान को अपोज किया था कि प्लीज़ इससे मत करो, क्योंकि जो आसपास के एशियान के रीजन के जो कंट्रीज़ हैं वो सब सी फूड पे डिपेंडेंट हैं. और अगर आपने न्यूक्लियर वेस्ट का पानी इसमें डाला तो सारी जो मछलियाँ हैं उनको न्यूक्लियर रेडिएशन हो जाएगा एंड देन इट विल अफेक्ट द कंट्रीज़ जो खाती है. क्योंकि जितनी भी एशियान कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर उनका कल्चर फूड का इज़ डिपेंडेंट ऑन सी फूड. ओके. उसके बाद शिंजो आबे जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे 2012 से 20 तक, ही वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर, ही वाज असैसिनेटेड इन व्हेन आई फॉरगॉट, आई थिंक 2022 March 2022. He was actually giving a speech in one of the towns and some guy came and he killed him with like a घर में बनाई हुई पिस्तल से, and he was taken to the hospital by helicopter, but he arrived dead to the hospital. The reason has not been very clear why he was killed, but I think it was related to some cult in Japan. You can read about it, but this was one of the most significant thing that happened. अब जापान की गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं. It's a legislative, executive, judiciary branch just like India. It's based on popular sovereignty, right? And the government runs popular sovereignty. मतलब क्या कि बाकी सारी कंट्रीज़ जापान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानती है, जापान कई सारी कंट्रीज़ को सोवर्निटी देता है, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल पॉपुलर सोवर्निटी है. लेजिस्लेटिव है उनके पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक जुडिशरी ब्रांच है इंडिपेंडेंट. फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान ने 1947 में जो अडॉप्ट किया था उसके हिसाब से उनकी गवर्नमेंट चलती है. प्राइम मिनिस्टर जो है उनका है वो मतलब मेन स्टेट क्या बोलते हैं काम चला, जैसे हम इंडिया में नहीं होता है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह एम्परर है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट. और इट्स अ यूनिटरी स्टेट, मतलब कि फेडरेशन नहीं है, यूनिटरी स्टेट है. और कंटेन्स 47 एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एक्चुअल में जो जापान है वो 47 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, पर एक यूनिटरी स्टेट है, फेडरल नहीं है इंडिया की तरह. एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिया एक्सेप्ट दैट हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है और वहाँ पे एम्परर है, क्योंकि दे हैड मोनार्की. इट्स मोर सिमिलर टू ब्रिटेन, बट ब्रिटेन में जितना पैसा है या जितना
रिस्पेक्ट दी जाती है क्वीन को, उतनी रिस्पेक्ट जापान के एम्पर एम्परर्स को नहीं जाती, काफ़ी दी जाती है, इट्स स्टिल मच बट नॉट एज मच, लाइक नॉट एज मच। जितने क्रेजी ब्रिटेन के मोनार्की को लेकर लोग हैं, इतनी जापान की मोनार्की को लेकर नहीं है। और जापान के मोनार्क जो है वो ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते हैं जापान के वर्किंग में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडिया एंड जापान रिलेशनशिप। इंडिया और जापान की रिलेशनशिप कैसी रही है? दे आर यूनाइटेड इन पीस, जॉइंटली स्ट्राइव फॉर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया। दोनों कंट्रीज़ को एशिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, इसलिए दोनों साथ में आ गए हैं एंड वर्क टुगेदर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। वाई आर दे सेइंग दिस? बिकॉज जापान इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती है ना, साथ में काम करती है। तो जापान हैज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीस कीपिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट, आई वोंट से एडवांस बट लाइक वेरी गुड, और एडवांस ऑल्सो, दे हैव क्वाइट अ गुड वेपनरी। ये जो इंड्योरिंग फ्रेंडशिप है दोनों जापान और इंडिया के बीच में, ये डेवलप हुई थी बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अफिनिटी, मीन्स बुद्धिज्म, कल्चरल बॉन्ड्स एंड शेयर्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, जो हमने याद है मेकोंग गंगा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मेकोंग इज द रिवर दैट बेसिकली हैड क्रिएटेड द एशियन, जितनी भी कंट्रीज है ना, उनका डेवलपमेंट मेकोंग रिवर के आसपास हुआ है। इंडिया का इंडस रिवर के आसपास हुआ है, चाइना का येलो और यांगजी रिवर के आसपास हुआ है। तो दीज रिवर्स, क्योंकि दीज आइलैंड्स वर नॉट इनहेबिटेड बाय लाइक independent people, these were inhabited by people who were born in this civilization. Okay, ये civilization in Mekong River and Yangtze, तो ये वहीं से वहाँ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीके से कल्चरल और सिविलाइजेशनल टाई है हमारा, प्लस बुद्धिज़्म के कारण है। द हिस्टोरिकल कनेक्शन डेट बैक्स टू एंशिएंट टाइम्स वेयर बुद्धिज़्म सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन द टू नेशन। तो बुद्धिज़्म जो है जापान, आई थिंक आफ्टर भूटान, बुद्धिज़्म जो सबसे ज़्यादा किसी कंट्री में फेमस है, फेमस तो नहीं होती, मतलब सबसे ज़्यादा जितने श्रद्धालु हैं वो जापान में है। इन द कंटेम्प्रेरी एरा, इन्फ्लुएंशियल इंडियन सच एज स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, JRD टाटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड राज बिहारी बोस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जापान। तो मतलब कल्चरल वहाँ से भी आते हैं कि कई सारे इंपॉर्टेंट लोग जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट थे, दे हैड कनेक्शन विद जापान ऑल्सो, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जापान के साथ ऑफकोर्स इंडिया की लड़ाई तो नहीं हुई है बिकॉज वी डोंट फाइट लाइक दैट, बट इंडियन ट्रूप्स वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ब्रिटिश वर फाइटिंग विद जापान. So from that point of view, from the independent struggle point of view, there has been connection. The collaboration between India and Japan is formalized through the Special Strategic Global Partnership. उनके एक स्पेशल जो क्वाड है, that comes under that, is a special partnership. इनका बेसिकली कहने का मतलब है कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो रीजनल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, या इसलिए नहीं है कि वो दे हैव टू वर्क ऑन थिंग्स. उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ग्लोबल पीस लाना चाहते हैं. बिकॉज अदरवाइज इफ दैट वाज नॉट द एम, दीज टू कंट्रीज माइट नॉट हैव इंटरेक्टेड एज मच, क्योंकि इनका आपस में कोई खास लेना देना है नहीं. इवोल्यूशन कैसे हुआ? 1952 में जापान और इंडिया ने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी. दोनों ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. यू नो व्हाट हैपेंड इन जापान इन वर्ल्ड वॉर 2? आई होप यू नो. तो उसके बाद 1952 में बेसिकली जापान बिफोर 1947 was a very different country. You have to understand they've done a 180 degree. Japan before the Hiroshima Nagasaki was a imperialistic power, very ruthless. They had done, you should read about Japanese occupation of China, Manchuria, so on, Korea, Japanese occupation of Korea. So they've not had a good history. They were very bad, like Japan. But then after the bombing in Japan, they've done a 180 degree where they've become like the most peace-wanting country, where they have completely changed अपना जो वजूद था एक as a power, वो completely उन्होंने change कर दिया, and they moved in a completely different direction. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया का आयरन ओर जो है उसने जापान की रिकवरी में बहुत हेल्प किया, क्योंकि जापान वॉज बॉम्ब्ड. तो जापान इज़ स्मॉल नेशन, राइट, कम लैंड है, तो इतना मिनरल्स नहीं है. तो इंडिया ऑफ कोर्स हैज़ अ लॉट मोर मिनरल. तो एक मॉडर्न सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए यू नीड मिनरल्स, आयरन, राइट. तो उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज दैट कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू जापान्स रिकवरी.
येन लोन्स फ्रॉम जापान टू इंडिया कमेंस्ड इन 1958. 1958 में प्राइम मिनिस्टर नोबुशुके किशी जब आए थे 57 में, तो उसके बाद से जापान से येन में हम लोन लेने लग गए थे. येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान. जापान एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है और सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट है. बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है हमारा रिश्ता जापान के साथ, स्पेशली क्योंकि वी नीड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू. लाइक दे, मतलब अगर जर्मनी के बाद अगर कोई कंट्री है जिसका पूरे देश में नाम हो उनकी मैकेनिकल एबिलिटीज़ पे या ऑटोमेटिक एबिलिटीज़ पे, दैट्स जापान. टोयोटा, इफ़ यू नो, आई थिंक इज़ फ्रॉम जापान, सो यू नो. दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जापान एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी वियर्ड मिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड, मतलब इंडिया में जो हमारे पुराने तरीके थे आर्ट एंड क्राफ्ट करने के, अगर आपको याद हो मटकी बनाना या जो भी हम बनाते थे मूर्तियाँ वगैरह, यू वुड नॉट सी दोज आर्ट्स नाउ, राइट. इंडिया में अब वो सब खत्म हो गया, सब कुछ मशीन से बनने लग गया है, राइट. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो हाउ नाइसली जापानीज़ कल्चर जो है अपनी इन पुरानी कल्चर्स को समेट के रखता है. कि हाँ, पूरी दुनिया को भेजने के लिए मैकेनाइज्ड है, ठीक है, बट अपने कल्चर को वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं. लाइक इफ़ यू गो टू जापान यू विल सी अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. हर जगह पूरी दुनिया में आप जाओगे ना, आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी दिखने लगेगी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, हर जगह मैकडोनल्ड्स है. जापान ऑन दैट अदर हैंड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स व्हाट एंटर्स इन देयर कंट्री. तो एक तरीके से इवन दो इंडस्ट्रियलाइज है, ओपन है, ऑल दैट, बट कल्चरली बहुत क्लोज्ड कंट्री है. ड्यूरिंग द प्री कोल्ड वॉर 1990 के पहले इंडिया और जापान जो थे ना वो अपोजिंग कैंप में थे, क्योंकि जापान जो था वो यूएस के साथ था और इंडिया वॉज इधर नॉन अलाइंड, और अगर कोई रिलेशनशिप था भी तो वो यूएसएसआर के साथ था. इसलिए ज़्यादा इनके बीच में डिस्कशंस नहीं होते थे पहले, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैंप में थे. फिर उसके बाद टेंशन एग्जिस्टेड स्पेशली कंसर्निंग इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम. टेंशन जो थे जापान से, जो भी हमारे अल्टरकेशंस थे वो इसलिए होते थे क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था. फिर कोल्ड वॉर के बाद जो है बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए. इंडिया और जापान जो है यूएस के साथ में मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए. एलपीजी रिफॉर्म्स आए इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके कारण. और मतलब बेसिकली कोल्ड वॉर के बाद वी काइंड ऑफ ऑल्सो बिकेम वेरी न्यूट्रल टूवर्ड्स कैपिटलिज्म, क्योंकि अब तो खुल ही गया था मार्केट इकोनॉमी. तो एक तरीके से अब इवन तो ऐसा कहा नहीं जाता है, बट जैसे ही एलपीजी हुआ उसके बाद वी कैन से दैट वी मूव्ड फ्रॉम सोवियत की छाँव टू यूएस की छाँव. इवन दो वी नेवर टेक्निकली, इंडिया कभी भी किसी के साथ 100% अलाइन नहीं था, बट यू कैन सी दिस शिफ्ट आफ्टर 1990s. तो क्योंकि ये शिफ्ट हुआ इसलिए जापान के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हो गए, बिकॉज जापान वॉज पार्ट ऑफ यूएस अलाइज. 3 मेन इवेंट्स जो शो करते हैं कि इंडिया और जापान की रिलेशनशिप कैसे बढ़ी है. फर्स्ट इज 2000. एज 21st सेंचुरी स्टार्टेड, इंडिया और जापान के बीच में ग्लोबल पार्टनरशिप इन 21st सेंचुरी लॉन्च हुआ. 2006 में रिलेशनशिप हुआ ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और दोनों जो कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर मिलने लग गए फॉर एनुअल समिट्स. 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया इंडिया और जापान ने. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. आपको अभी तक समझ में आ गई होगी एक चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि जिन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, उन कंट्रीज़ में झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज कंट्रीज़ एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हो जाती है इकोनॉमिकली. तो कौन से एरिया कवर थे इस CEPA में? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज. कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करेंगी इंडिया और जापान? TBT इज़ टेक्निकल बैरियर टेरिफ्स, एंड SPS इज़ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. बेसिकली क्या होता है ना, जापान और जितनी भी ये कंट्रीज़ है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो आप खुद को बोलती हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टू बेसिकली क्लोज अप देयर मार्केट. LPG होने के बाद इंडिया का मार्केट खुल गया, राइट. तो सारी फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो अपना सामान इंडिया बेच सकती थी, पर ये इक्वालिटी नहीं होती जब तक इंडिया अपना सामान उनके मार्केट में नहीं बेचती. पर व्हाट डू दीज कंट्रीज़ डू टू सेव देयर मार्केट? वो टेक्निकल बैरियर्स लगा देते हैं और सैनिटरी और साइटोसैनिटरी मेजर्स लगा देते हैं. बेसिकली कहते हैं कि आपके यहाँ से जो फूड से रिलेटेड या सामान आता है ना, उसकी सैनिटरी लेवल जो है वो हमारे बराबर नहीं, इसलिए हम नहीं ले सकते, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो बेसिकली यूजुअली TBT और SPS जो है वो यूज़ किए जाते हैं
to stop the other person from a third world country or a poor country to capture a first world country or rich country market. ठीक है, तो इनके बीच में बेसिकली ऐसा साइन हुआ था ताकि इसका इस्तेमाल ना हो. दोनों ने एक दूसरे को अग्री किया कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिएटिंग स्टफ इज़ दिस. सो इस तरीके से कुछ ना हो कि जिसके कारण टेक्नोलॉजी के कारण या टेक्निकल रीजंस के कारण या फिर सैनिटरी रीजंस के कारण ट्रेड ना हो पाए. इसके ऊपर निगोशिएशंस हुए. लोग कैसे मूव करेंगे? मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन. बेसिकली द आइडिया कि दोनों कंट्रीज के बीच में इजीली वीज़ा को लेकर कि बिजनेस को लेकर लोग मूव कर सकें. इन्वेस्टमेंट, FDI, दोनों कंट्रीज ने बात करी कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा. इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया जिस तरीके से बिजनेस करता है और जापान जिस तरीके से बिजनेस करता है इट्स वेरी डिफरेंट. सो एंड दिस बेसिकली वॉज इनकॉर्पोरेटेड बिकॉज ऑल्दो कल्चरली सिमिलैरिटी है, बट अगर आप मॉडर्न जापान का बिजनेस कल्चर देखो और मॉडर्न इंडिया का बिजनेस कल्चर देखो, सो इट्स नॉट वेरी सिमिलर एट ऑल. विल टॉक अबाउट इट. मे बी यू कैन वॉच सम वीडियो ऑन जापान बिजनेस जगन, क्योंकि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बट इट्स वेरी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग टू रीड. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उस पर बात हुई है क्योंकि जापान जो है कई सारे रिसर्च करता है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को यूज़ करता है रिसर्च करने के लिए, और हम भी जापान से कई सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं. तो उसको लेकर ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूसेज को लेकर एक अग्रीमेंट हो जाए. दोनों कंट्रीज़ में कंपटीशन ना हो, कोऑपरेशन हो और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो सके. मतलब कि अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रोक्योर करना है चाहिए एक दूसरी कंट्री में तो वो ईजीली कर सके. तो दीज वर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द CEPA. 2013 में जो एम्परर और एम्प्रेस हैं, द हेड ऑफ स्टेट टेक्निकली ऑफ जापान, वो विजिट किए थे इंडिया. 2014 में प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो है वो चीफ गेस्ट थे न्यू दिल्ली की परेड में. एंड दिस सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेड, दिस इज़ व्हेन जो रिलेशनशिप थे इस विजिट के बाद जो रिलेशनशिप है वो अपग्रेड हो गए थे इनटू अ स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप. उसके पहले इट वाज लाइक वेरी अच्छा ठीक है, अच्छे दोस्त हैं, वी आर टुगेदर, वी आर वर्किंग बायलैटरल रिलेशनशिप. बट कॉलिंग किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को अपनी इंडिपेंडेंस परेड में बुलाना बहुत बड़ा जेस्चर होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि बेसिकली आप उनको अपनी माइट दिखा रहे हो कि दिस इज़ आर मिलिट्री, दिस इज़ आर पावर. क्योंकि उसमें यू शो योर मिलिट्री, नेवल ऑफिसर्स, यू शो योर कैवलरी, यू शो योर, खैर इंडिया में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह देखोगे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स परेड करते हैं, राइट. सो दिस बेसिकली शोज, दिस इज़ लाइक अ एनुअल शो ऑफ कि हमारे पास ये है. तो अगर आप किसी लीडर को बुला रहे हो अपनी कंट्री में फॉर दिस, तो देन दिस इज़ लाइक यू आर कॉलिंग देम इनटू योर हाउस, योर बिजनेस ऑलमोस्ट. फिर 2016 में इंडिया और जापान की न्यूक्लियर डील हुई. उसके बाद एनुअल बायलैटरल समिट में, और इंडिया जो है अब न्यूक्लियर मार्केट और टेक्नोलॉजी जापान का एक्सेस कर सकता था. वहाँ से टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें चाहिए होती है वो ले सकता था. ओवर टाइम इंडिया, और यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज शुरू में जापान डिड नॉट लाइक इंडिया स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ आर न्यूक्लियर पावर. ठीक है, मतलब क्योंकि वी डिड द न्यूक्लियर पावर अकॉर्डिंग टू द वेस्ट बिहाइंड देयर बैक, एज इफ दे हैव द complete authority on who gets nuclear power. So the biggest hurdle was this, so this was a big deal. Over time जापान और इंडिया के रिलेशनशिप जो थे वो डीपन हुए. दोनों को रियलाइज हुआ कि ये एक दूसरे के नेचुरल अलाय हैं. क्यों? चाइना, दोनों की दुश्मनी है क्या? इंडो पैसिफिक रीजन डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस बाय चाइनाज राइज, चाइना के राइज से, और कंट्रीब्यूटेड टू द क्लोजर टाइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ऑब्वियसली जापान और इंडिया के बीच में क्लोजर टाई इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों के दुश्मन चाइना है. इंडिया इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी टू US ऑल्सो प्लेस, क्योंकि जापान जो था वो हमेशा से US के साथ अलाइड था, स्पेशली कोल्ड वॉर में, विच इज़ वेरी वियर्ड आफ्टर नोइंग व्हाट US डिड. बट खैर US वॉज वेरी क्लोज टू जापान, जापान वॉज वेरी क्लोज टू US. तो जब इंडिया और US के रिलेशनशिप बेटर होने लग गए, बिकॉज इंडिया US जो है इंडिया को सपोर्ट करने लग गया अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा था. तो क्योंकि वी स्टार्टेड रिलेशनशिप, वी स्टार्टेड गेटिंग क्लोज टू US, वी ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग क्लोज टू चाइना बिकॉज चाइना इज़ क्लोज टू US. सो एक तरीके से मिक्स मैच हो रहा था. आप एक तरीके से इसको ऐसे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक अगेन इफ़ यू कैन सी ब्लॉक सा बनता जा रहा है, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे कौन है US, यहाँ पे कौन है चाइना. ठीक है, चाइना को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान. ठीक है, US को क्या मिल रहा है? इंडिया. फिर चाइना को है नॉर्थ कोरिया, US को है साउथ कोरिया.
ठीक है। चाइना के पास है बेसिकली द होल द कमांड दैट दे हैव, जो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ताइवान एंड द अदर ईस्ट एशियन, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के पास क्या है? जापान। पैसिफिक रीजन में, पैसिफिक ओशन के आसपास देखे तो जो चाइना इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है ना इन कंट्रीज़ को, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ऑल दीज, लाओस, ब्रुनाई, हाँ दे हैव ब्रुनाई। तो ये सब जो कंट्रीज़ है ना, ये इस पर कंट्रोल चाइना इसीलिए करना चाह रहा है क्योंकि जापान इज़ विथ देम। अब आप सेंट्रल में भी देखोगे तो इसराइल के साथ क्या है, सॉरी यूएस के साथ है इसराइल, तो चाइना के साथ क्या है? ईरान। और it is supporting Saudi Arabia and so on, right? तो आप, if you can, this is exactly how it started before also. You can see the alliances and this is one reason कि इंडिया और कई सारी कंट्रीज जो थी ना वो अलाइन नहीं करना चाहती थी। और अब I will not be surprised अगर कोई नया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आता है अफ्रीका से, जैसा इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था जब कोल्ड वॉर हुई थी कि हमें ना तुमसे मतलब है ना तुमसे मतलब है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा कोई नया मूवमेंट अफ्रीका से निकलता है, क्योंकि अफ्रीका में अभी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इंडिपेंडेंट हुई हैं। तो वी आर सॉर्ट ऑफ, हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड, बट एक तरीके से एक पैटर्न सा दिखने लगा है फिर से, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। सो यू कैन सी वेयर इंडिया इज़ विथ रिस्पेक्ट टू दैट। फिर बात करते हैं जापान की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसमें क्या हुआ है। 2011 में ये साइन हुई थी। बेसिकली इंडिविजुअल का मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कस्टम प्रोसीजर्स एंड ट्रेड रिलेटेड मैटर्स, ऑलमोस्ट 94% के जो ट्रेडेड आइटम थे उसके ऊपर से टैरिफ हटा दिया CPA के कारण। दैट्स ह्यूज। मतलब टोटल 100% जितनी चीज़ें इम्पोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, उसमें से 94 के ऊपर से टैरिफ हटा दिया गया, विच मीन्स वेरी गुड सीमलेस फ्लो ऑफ ट्रेड। फिर बायलेटरल ट्रेड में देखें तो 2022-23 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंडिया और जापान सर्च टू बायलेटरल ट्रेड टू 21.96 बिलियन। जापान ने एक्सपोर्ट किया है 16.49 बिलियन और इंडिया और इंपोर्ट किया है इंडिया से 5.46 बिलियन। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है क्या करता है? एक्सपोर्ट पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, फिश, न्यूक्लियर रिएक्टर, मशीनरी, व्हीकल्स एंड एक्सेसरीज, ये सब चीज़ें जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है जापान को। जापान हमें क्या भेजता है? जापान से हम इंपोर्ट करते हैं मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनरी, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक मटेरियल, नॉन फेरस मेटल, मोटर व्हीकल पार्ट्स। अब FDI की बात करते हैं। इंडिया और चाइना की FDI के बीच में ना इतना ज़्यादा, मतलब इट्स नॉट एज मच एज देयर पार्टनरशिप इज़। उनकी पार्टनरशिप इन रियलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो FDA पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि इवन तो FDA बड़ा है काफ़ी टाइम में, पर इट्स लाइक वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू जापान का। मतलब कि अगर आप कंपेयर करो कि जापान जितना GDP जिन दूसरी कंट्रीज़ का है, उनसे जितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया को आता है उतना जापान से नहीं आता है। तो 2021-22 में जो था ये 1.49 बिलियन था, 2022-23 में राइज होकर 1.79 हो गया था। क्यूमुलेटिवली 2000 से 2023 के बीच में टोटल 39.94 था, रैंकिंग 5th अमंग द FDI सोर्सेज। तो बेसिकली इंडिया की लिस्ट अगर दें तो उसमें से 5th है जापान इन टर्म्स ऑफ हाउ मच FDI they have or with us. US, Japan among the leading sources of FDI to India. Japanese foreign direct investment in India focused on sectors like automobile, electric equipment, telecommunication, chemical, finance, इंश्योरेंस एंड फार्मास्यूटिकल। तो ये जो एरियाज़ है इसमें सबसे ज़्यादा FDI आता है जापान से। इंडियाज़ नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जापान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अमाउंटेड टू $40 मिलियन। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। अभी अगर आप कितने भी, अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस वक्त जितने भी झगड़े चल रहे हैं उसमें से 90% झगड़ों को अगर आप कंडेंस करो तो आपको इशू हमेशा आके सप्लाई चेन पे गिरेगा। गाज़ा में जो हो रहा है, पैलेस्तीन में जो हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, दैट्स रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ अ पोर्ट। स्विस कैनाल के ऊपर जितने झगड़े हुए हैं आज तक, ऑल वर बिकॉज ऑफ दिस। जो साउथ चाइना सी में चाइना कर रहा है, जो इंडियन ओशन में सागर इनिशिएटिव है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो जितने भी हाईवे बन रहे हैं बिटवीन चाइना, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ऑल ऑफ दिस आर बेसिकली टू, और ग्वादार पोर्ट ईरान में जो है, चाबार पोर्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इवन श्रीलंका का हमन टोटा और मालदीव्स का जो अभी चल रहा है, ये इवन जो हूतीज़ को अटैक किया US ने, वो भी इसीलिए क्या था कि वो उनकी शिप्स पर अटैक कर रहे थे। ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज कंट्रीज़ को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि
इकोनॉमी पे उनका दम है, मतलब इकोनॉमी से ही उनको दम आता है और इकोनॉमी चलती रहती है जब तक सप्लाई चेन चलता रहे चीज़ों का, ठीक है। और ये सप्लाई चेन नहीं रुकना चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादातर झगड़े हम देख रहे हैं। तो इसी को लेकर 2021 में ये इनिशिएटिव साइन किया था इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें वो क्या करेंगे, बेसिकली बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं ताकि सप्लाई चेन बराबर रह सके, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको लेकर क्या वो प्रैक्टिसेस करते हैं वो शेयर करेंगे। प्लस कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज़ में, ताकि वहाँ पे जो है ना बायर्स और सेलर्स मिल सके, प्रमोशन कर सके अपने यहाँ के सामान का। जापान इज द लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर टू इंडिया सिंस 1958, एक्सटेंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस विद अबाउट Japanese yen 328 billion, which is approximately $3.28 billion allocated in 2021. The assistance targets power, transportation, environmental project and basic human needs. Basically, countries एक दूसरे को donations देती है to इशू जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे की कंट्री में उसको सॉल्व करने के लिए। तो जापान जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बायलेटरल डोनर है, और यूजुअली वो हमें हेल्प करते हैं पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट और बेसिक ह्यूमन नीड्स को लेकर अगर जो भी इश्यूज आते हैं उसके लिए वे दे हेल्प अस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड जापान डिजिटल पार्टनरशिप एंड द स्टार्टअप हब। 2018 में लॉन्च हुई थी ये, जिसमें बेसिकली दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेगी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेसिफिकली डिजिटल ICT टेक्नोलॉजी। द बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हब, बेंगलुरु आपको पता है इंडिया का स्टार्टअप हब है। इट सर्व एज अ फोकल पॉइंट लिंकिंग इंडियन स्टार्टअप्स with Japanese market and potential investors. Okay, the overarching goal is to stimulate innovation. ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्यों बेंगलुरु को जोड़ रहे हैं जापान से, ताकि जापान हैज़ अ रियली गुड टेक्नोलॉजिकल क्या बोलते हैं, उनकी कंट्री में जापान में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है। तो बेसिकली एक तरीके से आप बेंगलोर को उनसे जोड़ रहे हो ताकि जो हमारा हब है, स्टार्टअप हब, उसको और पुश मिले और मतलब स्टिमुलेट हो, इनोवेशन और अच्छी चीज़ें निकल के आए, पार्टनरशिप फैसिलिटेट हो, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम कर सके। बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो ना कि अगर आपको पता है कि आपका जो है जो जगह है बेंगलोर, वो वहाँ से सारे इनोवेटिव चीज़ें आती हैं, वहाँ सारे स्टार्टअप होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप में हैं जो बहुत अच्छी है इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने में, तो यू ट्राई टू क्रिएट अ ब्रिज between them so that they can have a better partnership. Both the countries, Japan can put money in Bangalore and they can use the people who are there जिनको, और उनके कारण क्या होगा, बेंगलोर में जो लोग काम करें उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, फाइनेंस मिलेगा। सो विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज। अब स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोलैबोरेशन की बात करते हैं इंडिया और जापान के बीच में। जापान जो है रेगुलरली इंडो US मालाबार नेवल ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन 2023 में उन्होंने पहली बार इंडिया US एयरफोर्स एक्सरसाइज स्कोप इंडिया में पार्टिसिपेट किया। मतलब उधर तो वो आता ही था, अब एयरफोर्स में भी हमारा कोलैबोरेशन चालू हो गया है। इंडियन नेवी ने ना जापान से शिनमाएवा, एक US का 2 एम्फीबियस, एम्फीबियस मतलब क्या होता है, पानी में भी जो चल सकता है और हवा में भी जो चल सकता है। एंड जापान कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग 30% ऑफ द एयरक्राफ्ट इन इंडिया, बूस्टिंग द नेशनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो जापान जो है इंडिया की हेल्प करेगा एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। उनके पास ऑफकोर्स US से भी उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो वहाँ से भी टेक्नोलॉजी आ सकती है। US हैज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। इंडिया एंड जापान डिफेंस फोर्सेज इंगेज इन बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है जिमेक्स एंड शिन्यू मैत्री विच इज़ द एयरफोर्स एंड धर्मा गार्जियन which is military. Both the countries also participate in Malabar exercise with Quad nations, which is US and Australia. Both nations advocate for free, open, transparent, rule-based, prosperous and inclusive Indo-Pacific region. ठीक है, सारी कंट्री इंक्लूडिंग US एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है ये एडवोकेट क्या करती है कि जो अपना इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, वो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वहाँ पे क्या हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विच अगेन नन ऑफ दीज थिंग्स चाइना वांट्स। इंटरनेशनल रूल्स वहाँ पे फॉलो होने चाहिए और प्रॉस्परस होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ से जितना ट्रेड हो सकता है होना चाहिए। और हमको एम्फसाइज करना चाहिए कि वहाँ के जो नेशंस हैं उनकी सोवर्निटी को हम रिस्पेक्ट करें और इंटरनेशनल लॉ को जो है वहाँ पे अप्लाई करें अच्छे से एंड रिफ्लेक्ट करें एक शेयर्ड अप्रोच, बेसिकली मिल के काम करें। 2020 में इंडिया और जापान साइन द एक्विजिशन ऑफ क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट। क्या होता है क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट? बेसिकली it grants Indian Navy access to Japanese base in Djibouti
and reciprocated by Japanese Maritime Self-Defense Force using India's military installations in Andaman and Nicobar. Basically एक दूसरे के मिलिट्री बेस, नेवल बेसिस यूज़ करने की परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, दिस बेसिकली मीन्स कि हमने देखा था कि जब चाइना हमनटोटा में या कहीं पे भी अपना ये पोर्ट बनाती है तो वहाँ पे वो अपनी मिलिट्री बेस भी बनाएगी अपने ट्रेड को सेव करने के लिए। तो क्या होता है कि हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कि कैसे चाइना इज़ एक तरीके से हमें इनसर्कल कर रहा है। तो अब क्या होता है ना, इंडिया के लिए अब ये बहुत पैसे वाला काम है, ठीक है। चाइना हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन श्रीलंका टू बी एबल टू रीच दिस पॉइंट, बट इंडिया के पास उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। तो वहाँ पर इस तरीके का रिलेशनशिप बहुत काम आता है, क्योंकि अब क्या है ना, वी डोंट हैव टू एक्चुअली क्रिएट अ पोर्ट, जापान हैज़ क्रिएटेड वन नेवल बेस, आवर सोल्जर्स गो देयर एंड प्रैक्टिस हाउ टू यूज इट एंड दे आर अलाउड टू यूज इट। दैट मीन्स बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कुछ करे, उन्हें हमारा पोर्ट यूज़ करने के लिए मिलता है, हमें उनका पोर्ट करने के लिए यूज़ करने के लिए मिलता है, दोनों का पैसा बचता है, और वी आर एबल टू, बोथ ऑफ द कंट्रीज आर एबल टू काउंटर जापान, चाइना। फॉर्मलाइज्ड ट्राई सर्विस एक्सचेंज हो चुका है, मतलब मिलिट्री, नेवी और एयर फोर्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो चुका है, और 2006 से कोस्ट गार्ड एक्सचेंज भी चालू हो गया है। नेक्स्ट, इसरो JXA स्पेस कोलैबोरेशन, इसरो और JXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उनके बीच में कोलैबोरेशन चालू हो चुका है। किसको लेकर? एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट नेविगेशन, लूनर एक्सप्लोरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन APRSAF, विच इज एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम। ओके, सो दिस इज वेयर एशिया पैसिफिक रीजन में जो इतनी कंट्रीज है वो मिलकर काम कर रही है इन एरोस्पेस, उनकी एक फोरम है। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो है साइन हुआ है नवंबर 2016 में, एम्फसाइजिंग पीस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। बेसिकली एक मेमोरेंडम है कि सब कंट्रीज मिलकर मेक श्योर करेंगी कि स्पेस में कोई वॉर ना हो, वहाँ पे सब पीसफुली हो जाए। अब बात करते हैं डायस्पोरा की, इंडियन कम्युनिटी जो है जापान में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जो ये आप पढ़ने वाले हो, इट माइट नॉट सीम बिग इफ़ यू डोंट नो अबाउट जापान कल्चर, ठीक है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा सब जगह होता है, थोड़े थोड़े इंडियन तो पूरे दुनिया में है, राइट, इतने लोग हैं कहीं तो जाएंगे। पर जापान जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट कम्युनिटी है, बहुत क्लोज्ड कम्युनिटी है, उन्हें फॉरेनर्स ज़्यादा पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक टू लाइक टू मिक्स कल्चर्स, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन कम्युनिटी जो है वो बन चुकी है वहाँ पे, पर्टिकुलरली मार्क्ड ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स। निशिकासाई एक एरिया है टोक्यो में जो अब मिनी इंडिया हो गया है, वहाँ पे इंडियन लोगों की प्रेजेंस बढ़ गई है। 3 इंडियन स्कूल खुल चुके हैं, 40,000 इंडियन डिसाइड करते हैं इस वक्त, जिसमें से 282 स्टूडेंट्स हैं with 30 to 40% pursuing doctoral courses. Additionally, there has been approximately 150 professors and 50 research visa holders in Indian community. मतलब higher research के लिए Japan is becoming a good place for Indians. Sister state and sister city cooperation. Sister state and sister city जो है ये basically एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब 2 countries के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन करने के लिए या फिर डेलीगेट करने के लिए काम, क्योंकि अब दोनों कंट्रीज को साथ में मिलकर काम करना है, पर सब कुछ सेंटर नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर के पास और भी 10 काम है। तो व्हाट दे डू इज दे बेसिकली स्टार्ट अटैचिंग कम्युनिटीज टुगेदर। तो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन जापान में, उनको साथ में काम कराने लगेंगे। सिमिलरली जब ये स्टेट लेवल पे होता है तो उसको सिस्टर सिटी और स्टेट सिटी कहा जाता है। उसमें बेसिकली एक सिटी को जापान की एक सिटी के साथ जोड़ दिया जाता है और वो लोग की म्यूनसिपैलिटीज आपस में ही, जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो आपस में कोऑपरेट करके काम करती है। तो उसमें अभी एक्सपांड हुआ है। देयर हैज़ बीन 7 इंडियन स्टेट्स और 4 सिटी रीजन्स हैव बीन एस्टैब्लिश पार्टनरशिप विद जापानीज प्रीफेक्चर्स क्योंकि जापान में मैंने बताया ना कि इट्स अ यूनिटरी, मतलब वहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे देयर आर जस्ट सिटीज़ और एरियाज। वहाँ का प्रीफेक्चर थोड़ा सा, मतलब प्रीफेक्चर इज़ बेसिकली किस तरीके से गवर्नमेंट ने एरिया को बांटा हुआ है। तो उनके बीच में 7 इस तरीके के स्टेट्स हैं और 4 रीजन हैं जिनका इस तरीके की पार्टनरशिप जापान के साथ चालू हुई है। कॉपरेशन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वेरियस सेक्टर्स को लेकर। बेसिकली
एक तरीके से क्या करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों कंट्रीज़ की मिला के ना एक लिस्ट बना देती, एक रूल्स टाइप बना देती कि आप ये चीज़ों पे बात कर सकते हो, अपने आप में बात करके डिसाइड कर लो, अपने आप में डिस्कशन कर लो। इससे क्या होता है ना, मेंटल लोड सेंटर का कम होता है और लोगों के बीच में पार्टनरशिप बढ़ती है इस तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्सीमेटली कितना 1.01 बिलियन $, मार्च 2023 में ये 3 प्रोजेक्ट चालू होने वाले हैं। इंडिया मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें वो 6 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में। देन चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलुरु। डेडिकेटेड फ्रेट कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वेस्टर्न DFC spans 1500 किलोमीटर फ्रॉम दादरी इज नियर दिल्ली टू JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल एम्ड एट रिड्यूसिंग कंजेशन इन दिल्ली मुंबई रूट। सो दिल्ली और मुंबई जो रूट है उससे कंजेशन हटाने के लिए एक नया बेसिकली कॉरिडोर बना रहे हैं 1500 किलोमीटर का, दादरी से लेकर ये पोर्ट तक। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे significant railway cooperation project between India and Japan implemented by NHSRCL, which is National High Speed Railway Corporation Limited, which involves construction of high speed rail between Mumbai and Ahmedabad. अब एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करते हैं। दिस ग्रोथ कॉरिडोर इज एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया जापान एंड सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। तो आपको याद होगा जब हम इंडिया और चाइना के बारे में पढ़ रहे थे तो वी सॉ कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है अफ्रीका में, एंड सो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान ने कोलैबोरेट करा है ताकि वो बेसिकली अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी सामान जो है वो वहाँ पे भेज सके, ताकि चाइना का जो कंट्रोल है जापान के ऊपर, चाइना का जो कंट्रोल है अफ्रीका के ऊपर वो कम हो सके। ये हुआ था 2017 मई में लॉन्च हुआ था। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक मीटिंग हुई थी गुजरात में। इंडिया प्रेजेंटेड अ विजन ऑफ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग AAR। बेसिकली क्या करेंगे, कैपेसिटी और स्किल इन्हांस करेंगे, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी लेके आएंगे, डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप करेंगे इन कंट्रीज़ के साथ में। इज AAGC अ काउंटर टू OBR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव? AACG connects Africa to India, Southeast Asia and Oceania, which is New Zealand, Australia. AAGC prioritize करता है people centric development focus solely on trade and economics. In contrast to China's One Belt One Road initiative, it is more centralized and trade oriented. ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच में, मतलब दोनों सेम साइड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया और जापान का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा फोकस्ड है डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया एंड पैसिफिक एशिया एंड ऑल। वेरएज जो चाइना का प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, उसका सिर्फ एक ही एम है टू क्रिएट मोर ट्रेड। उनका बेसिकली वो चाइना जो है अपना अफ्रीका में मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियाज़ एक्सटेंसिव ट्रेड एक्सपीरियंस इन अफ्रीका एंड जापान एडवांस टेक्नोलॉजी, दोनों, क्योंकि इंडिया का बहुत ट्रेड नॉलेज है और जापान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, तो दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया है। Japan's proficiency in delivering quality infrastructure and as a strong competitive market in China, क्योंकि जब चाइना और इंडिया compete करते हैं अफ्रीका में, you can go to YouTube and you can actually see there are videos where many people from African countries they do a YouTube review of Chinese stuff and Indian stuff. ठीक है, तो basically the idea is कि क्योंकि इंडिया के पास ट्रेड तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है ना वैसा इंडिया के पास नहीं है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो है जापान इज़ हेल्पिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन ट्रेड बट डज नॉट हैव द सेम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आपको समझना कि चीज़ों को सस्ता और अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी लगती है। अब चाइना के पास क्या है, चीप लेबर है, दे हैव अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग अराउंड द वर्ल्ड, सो उस कारण से उनका दबदबा बना रहता है। लेकिन हाउ इज़ इंडिया ट्राइंग टू काउंटर इट? बाय पार्टनरिंग विद जापान एंड क्रिएटिंग मशीनरी और टेक्नोलॉजीज जिससे वो चीपर और अच्छा प्रोडक्ट बना सके और फिर बेसिकली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को फ्लैश आउट कर सके फ्रॉम अफ्रीका। या फ्लैश आउट नहीं कर सके, ऐसा कहना कि हम उन्हें फ्लैश करना चाहते वुड बी डिफिकल्ट, बट बेसिकली क्योंकि अगर अफ्रीकन मार्केट में चाइना का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो फिर एंड में वही हो जाएगा जो बाकी सब जगह हो रहा है, राइट? अफ्रीकन कंट्रीज़
डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। तो अगर अफ्रीका चाइना अपना जो मटेरियल है, अपना जो गुड्स है, वो पूरे फ्लड कर देगी अफ्रीकन मार्केट में ना, तो उसके नुकसान है। एक तो कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज चाइना के डेट में आ सकती है। देन चाइना कैन हैज़ ऑलवेज लाइक देर आर लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो चाइना उसका फ़ायदा उठा सकती है। उनको बेसिकली जैसा यूएस नहीं हमेशा से खेलता आया है दूसरे कंट्रीज़ की सोवर्निटी के साथ में, वैसे चाइना कैन ऑल्सो डू इट। सो इट्स लाइक more than just being opposed to China, it is also opposing to the imperialistic nature of China. क्योंकि one thing that is very sorted in terms of India is that we want to create market, we want to do all the things that China is doing, but without compromising the sovereignty of other land. ये एक main difference है इंडिया और चाइना के बीच में. With China's economy slowing down, India aims to upswing the vision of AACE. चाइना की इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है और उसको बेसिकली उसका मौके पे चौका इंडिया मानना चाहता है। डाइवर्जेंट अप्रोचेस ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना जो है फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच है अफ्रीका में। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और चेकबुक डिप्लोमेसी करते हैं, ठीक है। बेसिकली चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होती है? I'll give you enough money to do as I say. That's checkbook diplomacy. और वो ज़्यादातर फोकस करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, तो सो दैट वहाँ पे ना चाइना का मार्केट बन सके। इंडिया एडवोकेट करता है डाइवर्स रेंज ऑफ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कि चाइना को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, चाइना को बस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे जा सके। और अगर हम कोई बात बनवाना चाहते हैं तो हम पैसे लिख के, क्योंकि वो गरीब कंट्रीज है तो पैसे लिख के उनका मुंह बंद करा दे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उनकी अप्रोच इस तरीके की रहती है कि अगर हम जैसे वो वाली बात होती है ना कि आप किसी को एक बार मछली दोगे तो उसका पेट भरता है, पर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दोगे तो वो हमेशा खाता रहेगा। ये वो वाला डिफरेंस है। इंडिया वांट्स अफ्रीकन कंट्रीज टू एक्चुअली डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट दे कैन सस्टेन देमसेल्फ, दे कैन बी इंडिपेंडेंट, उनकी सोवर्निटी मेंटेन रहे। चाइना परस्यू करता है सोलो स्ट्रेटजी, वेल इंडिया इज कीन ऑन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद अदर विलिंग नेशंस टू सपोर्ट अफ्रीका। चाइना इज़ लाइक वो इंडिपेंडेंटली काम करता है बायलेटरली इन कंट्रीज़ के साथ में, लेकिन इंडिया जितने भी प्रोजेक्ट हैं इंडिया के साथ दूसरी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व है जो सेम एरिया में काम करना चाहती है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडिया जापान रिलेशनशिप? सबसे पहला ट्रेड डिस्पैरिटी। जो इंडिया और चाइना के बीच में बायलेटरल जितना बड़ा ट्रेड है उतना इंडिया जापान के बीच में नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन में वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना देन वी आर इन ट्रेड विद जापान। आप कंपेयर करो 2017-18 में इंडिया जापान का ट्रेड था 15 बिलियन, वेयर एज उसी समय पर इंडिया चाइना का था 84 बिलियन, सो मेनी टाइम्स ओवर। स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस रिलेशंस हैव बीन प्रीडोमिनेंटली स्ट्रेटेजिक, नेसेसरिंग टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो बहुत स्ट्रेटेजिक रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। ओके, और इसका एक कारण है क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, जापानीज़ इकोनॉमी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब क्लोज कंट्री है। they like to talk to other people with, like they like to deal with other people, other countries with gusto, ठीक है। they want to talk about your technology and innovation and everything, but वो culturally बहुत introverted civilization है, introverted community है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा जो उनके साथ रिश्ता है ना वो स्ट्रेटेजिक रहा है, ज़्यादा पर्सनल नहीं रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न रहती है। जापान एक्सप्रेस करता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, स्किल है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। ये देखो, ये हर बार आता है जब भी हम बात करते हैं। इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक स्लो डाउन से पूरी दुनिया परेशान है। हमारा मन बहुत अच्छा है, मन बहुत साफ है, लेकिन आलस इस तरीके का आप अज्यूम कर सकते हो कि इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक काम बहुत धीरे धीरे होता है। मन अच्छा है, मतलब इवन हमारा बोल सकते हैं कि we want good for others, but we just don't have the same vivacious nature of Japanese और German infrastructure. जर्मन और जापानीज लोग बहुत फटाफट काम करते हैं। फिर ये जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और FTA डाइवर्जेंस है, जापान होप्स इंडिया टू रिकन्सिडर रीजॉइनिंग। तो याद है आपको, इंडिया ने मना कर दिया था कि वो RCEP को ज्वाइन नहीं करेगा। लास्ट क्लास में हमने बात करा था, बहुत सारे इश्यूज थे क्योंकि इट वुड मीन कि इंडिया को अपने कई सारे सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे फॉर RCEP पर, वेयर एज दूसरी जो कंट्रीज़ हैं इस पार्टनरशिप में उनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, तो इंडिया को नुकसान होता है डबल फ्रंट पे। तो इसके कारण इंडिया इज़ नॉट वेरी कीन ऑन ज्वाइनिंग बिकॉज इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी। तो अब जापान जो है वो चाहता है कि इंडिया इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करे। जापान सजेस्ट टू रिव्यू द इंडिया जापान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन इन 2021। जापान ऑल्सो वांट्स कि लेट्स गो बैक टू दिस ट्रेड और उसको चेंज करते हैं।
Alignment with global powers, differences arrive over India's proximity to US despite its membership in grouping like BRICS and participation in AIIB. While India refrains from joining China-led Belt and Road Initiative, it maintains a stance of alliance with global powers. अब प्रॉब्लम क्या है ना, 2-3 ऐसी जगह है जहाँ पे इवन दो चाइना जो कि ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है इसके एकदम अपोजिट खड़ा है इंडिया, लेकिन कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे एक्चुअली इंडिया चाइना से बात करता है, वन ऑफ देम बीइंग ब्रिक्स, राइट. तो इसके कारण ना यू हैव टू अंडरस्टैंड द अलायंस ऑफ यूएस एंड जापान, दे वेरी अग्रेसिव अबाउट इट. दे डू नॉट लाइक चाइना टू द पॉइंट आप देख सकते हो अभी रिसेंटली ताइवान में इलेक्शंस होने वाले हैं और हो गए हैं, और उसके ऊपर इतना इशू, मतलब इवन चाइना ने तो ये तक बोल दिया कि यू हैव टू चूज बिटवीन पीस एंड वॉर. इफ़ यू गो थ्रू दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन यू आर गोइंग टू हैव वॉर. और उसके कारण यूएस ने अपनी नेवल शिप्स, सबमरीन्स ताइवान में भेज रखी है, ठीक है. और लास्ट ईयर शायद नैंसी पेलोसी, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द हाउस कांग्रेस इन यूएस, वो गई थी ताइवान, नोइंग दैट कि चाइना लिटरली हड़काता है हर कंट्री को कि आप ताइवान के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखोगे. इस बीच में इतनी कड़क सिक्योरिटी के बीच में नैंसी पेलोसी ट्रेवल टू ताइवान. सो दे हैव स्टूड वेरी स्ट्रांगली अपोजिट टू ईच अदर इन दिस. एंड जापान जो है इज़ ऑल्सो मोर विथ यूएस इन दैट मैटर, बट इंडिया जो है वो थोड़ा सा डील करता है बीच में. कभी दे डोंट वांट टू बेसिकली एंगर चाइना, और हम समझते हैं ये बात कि वो जो कर रहे हैं उनसे हमसे नुकसान है, लेकिन हमारा ट्रेड इतना डिपेंडेंट है कि एकदम उनके अपोजिट खड़े होने वाली हालत नहीं है. तो जापान को यूएस को हमेशा डाउट रहता है कि वाई आर यू कोलैबोरेटिंग ऑन अदर मैटर्स. फिर यूक्रेन का इशू है, डाइवर्जेंस फ्रॉम द रिस्पॉन्स टू यूक्रेन क्राइसिस, जापान कंडेम्स रशियाज अटैक वाइल इंडिया एडवोकेट्स पीसफुल सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग. तो यूक्रेन के इशू पर जो है ऑफकोर्स इंडिया बोल रहा है कि पीसफुली नेगोशिएट करो जो भी इशूज़ हैं, पर जापान जो है वो रशिया के अगेंस्ट है क्योंकि वो यूएस के साथ है. तो वहाँ पर भी मतलब ऐसा लगता है जापान के लोगों को, जापानीज काउंटर पार्ट को, कि इंडिया जो है इतना स्ट्रांगली अपनी वैल्यूज़ पे नहीं खड़ा है. मतलब जितना वो रेडी हैं चाइना को अपोज करने में, उतना इंडिया नहीं है अपनी पोजीशन पे. आगे क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक पिलर को ऑफकोर्स स्ट्रेंथन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लोरिंग न्यू पार्टनरशिप. द ओनली वे टू सॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान इज़ टू बेसिकली क्रिएट बेटर पार्टनरशिप, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है ये तभी आएगा जब पार्टनरशिप होगी, ठीक है. इंडिया की पोटेंशियल अनलॉक करने में जापान पार्टिसिपेट करे और चाइना फैक्टर को अच्छे से बेसिकली एड्रेस करे. मतलब कि जो एक तरीके से फिजिट कर रहा है इंडिया चाइना को लेकर, जिस तरीके से कि कहीं कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं कहीं पे अपोज कर रहा है. कभी कभी रशिया और चाइना की वो पुरानी दोस्ती साथ दे देता है. रशिया से याद है लास्ट टाइम पे, अभी कुछ लास्ट ईयर की ही बात है, वी वर रियली वरीड कि हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किए थे एम्यूनिशन रशिया से, और बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर यूएस ने रशिया के ऊपर वो लगा दिया था सैंक्शन. So then India was in trouble because we had paid for it and we were waiting for the ammunition to come. So we were not sure कि whether US will allow Russia to send us the ammunition or not. तो basically ये है कि India also like practicality के तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा focused है कि भाई we understand Russia is wrong, but we also understand कि US के हाथ धुले हुए नहीं है, साफ नहीं है, ठीक है. तो पर लेकिन क्या होता है कि हमें एज इंडिपेंडेंट, एज अ नाम पर्सन, एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि हर देश का अपना एक एजेंडा होता है, हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होता है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेंगे, ये चीज़ समझते हैं ना. तो इसके कारण क्या होता है, वी डोंट गिव 100% अलायंस टू एनी ऑफ देम, नीदर रशिया और चाइना, नीदर जापान और यूएस, बिकॉज हमको पता है कि ये तो हैं कम्युनिस्ट वाले खराब, पर ये यूएस कैपिटलिस्ट वाले भी बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो मतलबी इन देयर ओन सेंस. तो बट वॉट हैपन्स टू दिस इज़ कि चाइना इज़ वेरी एग्रेसिव. तो और जब इंडिया हिचकता है चाइना को काउंटर करने में, तो जो ट्रस्ट है जापान और यूएस के साथ वो ब्रेक होता है, ठीक है. तो मतलब आई पर्सनली फाइंड दिस अ सिचुएशन वेयर इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट वॉट वी कैन डू, इंडिया कैन डू टू वे फॉरवर्ड इज़ टू ट्राई टू क्रिएट
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद द कंट्री, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं उसके अंदर, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इकोनॉमिक ट्रेड में फोकस करे, स्ट्रेटजी में फोकस करे, और क्या बोलते हैं चाइना का जो इशू है उसको अच्छे से क्या बोलते हैं अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस करे और हिचके नहीं, ठीक है. दैट विल गिव जापान एंड US द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे वांट फ्रॉम इंडिया. ओके, एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, बिकॉज समय समय से चाइना का अग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है. तो अगर कल को वॉर होता है तो वी वुड नीड Japan and US. So it's actually sort of understandable why there is a little bit of difference between them and India, but then it depends on how China reacts. तो उसको लेकर we have to make sure कि हमारे backup हो एक तरीके से. So this is all for India and Japan. If you have any question related to this, please comment in below and I will try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.